हेलो दोस्तों, स्वागत है इजी लर्न पे। जो हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए, जो कल पढ़े थे उसका रिवीजन करते हैं। तो बताइएगा कि जम्मू कश्मीर के विशेष संवैधानिक दर्जा किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? 370 है। आप 35 से हाँ, 370 और 35 से। अब बताइए कि राज्यसभा द्वारा जम्मू कश्मीर का राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019 कब स्वीकार किया गया? 5 अगस्त 2019 को। राज्यसभा द्वारा, लोकसभा द्वारा 6 अगस्त 2019 को। और इसको लागू कब किया गया? 31 अक्टूबर 2019। अच्छा, अब बताइए कि जब जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019 लागू हो गया तो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए फैसला मान्य होगा कि नहीं होगा? मान्य होगा। और पहले क्या था? मान्य था। पहले उसके अपना अधिकार क्षेत्र में था। अब वहां बताइए कि 2019 का अधिनियम लगने के बाद जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है कि नहीं? लगाया जा सकता है। अब बताइए कि जम्मू कश्मीर 2019 का अधिनियम के तहत कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। लद्दाख और जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर को किस 239 के तहत किसके समान रखा गया है? जम्मू कश्मीर को पुडुचेरी के समान। हाँ, पुडुचेरी के समान। विधानसभा। और जम्मू कश्मीर राज्य में कितनी राज्यसभा की सीटें हैं? 4 और लोकसभा की 5 और विधानसभा की 114। और विधानसभा में उप राज्यपाल कितने महिलाओं को मनोनीत करेंगे? 2 को करेंगे। अब बताइए कि भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ। राष्ट्रीय प्रतीक को कब अपनाया गया? 26 जनवरी 50। और जो सत्यमेव जयते लिखा गया है वो कहाँ से लिया गया है? मुंडको उपनिषद से। अब बताइए कि नीला राष्ट्रीय प्रतीक किसका प्रतीक होता है? मंत्री। और लाल वाला? लाल राज्यसभा सदस्य। और हरा वाला होता है लोकसभा सदस्य। लोकसभा सदस्य द्वारा हरा। अब बताइए कि राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? 3:2। और जो राष्ट्रीय ध्वज के बीच में जो चक्र रहता है उसका रंग कैसा होता है? नीला ब्लू देता है कहीं कहीं। और उसमें कितनी तिलिया होती है? 24। उसको कहाँ से लिया गया है? अशोक स्तंभ से लिया गया। राष्ट्रीय ध्वज का जो केसरिया रंग है किसका प्रतीक है? जागृति, त्याग का। और हरा रंग किसका प्रतीक है? हरा रंग जीवन समृद्धि। जीवन समृद्धि। राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा में कौन प्रस्तुत किया था? हंसा मेहता ने प्रस्तुत किया था। ये कब नियम बनाया गया कि निजी संस्थानों राष्ट्रीय ध्वज को प्रदर्शन का अधिकार दिया गया है? निजी संस्थानों को भी 2004 में। नहीं, 2002 में। 2 में। लेकिन 2004 में जो हुआ था उसमें इसको मौलिक अधिकार बताया गया है 19 के 1 के और उस समय उसके अध्यक्ष जो थे वो थे BN खरे। बीजी खरे के भाई। हाँ, बीजी खरे के भाई। बताइए कि जब राष्ट्रपति का देहांत हो जाता है तो राष्ट्रीय ध्वज को कितना दिन झुका कर? 12 दिन। और जब पूर्व उपराष्ट्रपति का निधन होगा तो 7 दिन। पूर्व 7 दिन और वर्तमान में जो 12 दिन। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। हाँ, और लोकसभा में है कि नहीं प्रावधान झुकाने का? लोकसभा का अध्यक्ष मान लीजिए इसका कहाँ दिया? नहीं है। अब प्रसिद्ध झंडा गीत कौन सा है? हिंद देश का प्यारा झंडा ऊंचा सदा रहे हमारा। इसके मान लीजिए रचनाकार कौन है? श्यामालाल प्रसाद गुप्त। भारत को राष्ट्रीय ध्वज पहली बार कब प्रदर्शन किया गया? 1911। नहीं, राष्ट्रीय ध्वज कर रहे हैं। प्रदर्शन कब किया गया पहली बार? आपको 1896। 14 अगस्त 1947 को। गुड्डू पूरा दम कहानी बताते हैं। कौन नदी के किनारे? रावी नदी किनारे। रात में नर्मदा नदी किनारे। नहीं, रावी नदी होगा कि नर्मदा नदी उधर है, रावी नदी कहाँ है? पाकिस्तान के बात हो गया। 1947 में पाकिस्तान में फहराया गया। 1947 में लगता है कि पाकिस्तान 14 अगस्त को ही फहराया गया। 14 अगस्त को मध्य रात्रि की बात हो रहा है। उस समय पाकिस्तान तो बन गया था। 14 अगस्त को चला गया था। उसी मध्य रात्रि के अपना झंडा फहराया गया था। कहाँ फहराया गया? आपको आ रहा है 1928 लाहौर अधिवेशन रावी नदी किनारे वाला बात कर रहे हैं। वो दूसरा है। चलिए आगे देखते हैं।
बताइए कि राष्ट्रीय गान जो है कब स्वीकार किया गया? 26 जनवरी 1950। राष्ट्रीय गान सर पूछ रहे हैं 24 जनवरी 2 दिन पहले। और राष्ट्रीय गीत 26 जनवरी राष्ट्रीय गान को गाने में कितना समय लगेगा? राष्ट्रीय गान को 52 और उसका 65। अब बताइए कि राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम कब गाया गया था और किस अधिवेशन में? 1911 का अधिवेशन। कहाँ अधिवेशन हुआ था? कोलकाता में। हाँ, कोलकाता में हुआ था 27 दिसंबर 1911। अब बता दीजिए कि 1911 में जो अधिवेशन हुआ उसका अध्यक्ष कौन थे? यही थे, दत्त जी थे। सही बोले हैं, पंडित बिशन नारायण दत्त। जब राष्ट्रीय गीत मतलब सर्वप्रथम कब गाया गया था? 1896। इसका अधिवेशन कहाँ हुआ था? इसका अधिवेशन 96 में है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, लेकिन इसमें नहीं दिया हुआ है, लेकिन कोलकाता में इसका भी अधिवेशन हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। हाँ, रहमतुल्लाह सयानी अध्यक्ष थे। रहमतुल्लाह। अब भारतीय संसद का अधिवेशन का प्रारंभ किससे होता है? राष्ट्रीय गान से। राष्ट्रीय गान से। समापन राष्ट्रगीत। राष्ट्रीय पंचांग को सरकारी प्रयोग हेतु कब अपनाया गया? 1957 में। 22 मार्च 1957। इसका पहला महीना चैत था, अंतिम फाल्गुन। राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? कमल है। अब बताइए कि इसे रविन्द्रनाथ टैगोर 1912 ईस्वी में तत्बोधनी में किस नाम से मतलब प्रकाशित किया गया था? भारत भाग्य विधाता। और अंग्रेजी में अनुवाद? मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया। कब किया गया था? 1919 में। राष्ट्रीय गान का वर्तमान धुन कौन बनाए थे? कुलदीप नहीं सिंह थे, राम सिंह कुछ थे। राम सिंह, कैप्टन राम सिंह ठाकुर आईएनए के थे। राम सिंह ठाकुर आईएनए के। अब बताइए राष्ट्रीय नदी कौन सी है? गंगा नदी 2008 में अपनाया गया था। पूरा 2009 में। पूरा डेट बताइए, पूरा डेट पूछता है। 4 नवंबर 2008। 4 नवंबर 2008 को। राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन है। इसको कब अपनाया गया? 2009 में। 5 अक्टूबर 2009। लेकिन डॉल्फिन दिवस भी 5 अक्टूबर को मनाया गया। राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी है। अब बताइए कि प्रकलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? 30। और इसमें मतलब राज्यसभा एक को नहीं, एक भी नहीं होता। इसका कार्यकाल कितना होता है? 1 साल। और कब शुरू होगा प्रकलन समिति का कार्यकाल? 1 मई से अगले 30 अप्रैल। और लोक लेखा समिति में कितने? 15 लोकसभा, 7 गो राज्यसभा। अच्छा, मतलब प्रकलन समिति की जुड़वा बहन किसे इसमें अध्यक्ष कौन होते हैं? लोकसभा समिति में विपक्ष के नेता। ये कब से मतलब मान्यता दिया गया उसको कि लोग मतलब विपक्ष के? 1967 से, जब श्री मीनू मसानी विरोधी दल के नेता बने थे तब। अब बताइए कि लोक लेखा समिति में जो राज्यसभा के सदस्य हैं, मान लीजिए कोई निर्णय आता है तो उसमें राज्यसभा सदस्य को वोट नहीं देगा, खाली नाम मात्र का रहेगा कि हम हैं। प्रकलन समिति भाई। प्रकलन समिति का मुख्य कार्य बताइए। प्रकलन समिति का मुख्य कार्य सरकारी खर्चों का खर्च में कैसे कमी करना, संगठन में कैसे कुशलता लाई जाए तथा प्रशासन कैसे सुधार किया जाए। अब बताइए कि प्रकलन समिति मान लीजिए कोई प्रतिवेदन सदन में मतलब प्रस्तुत करती है तो उस पर बहस किया जा सकता है कि नहीं? नहीं। अब बताइए कि सरकारी उपक्रम समिति, इसमें कितने सदस्य होंगे? 15 10। सरकारी उपक्रम समिति में भी 22 सदस्य होंगे। 15 को 7 को। इसका मतलब व्यवस्था कब किया गया था सरकारी उपक्रम समिति का? सरकारी उपक्रम समिति 1963 में। 63 में किया गया। इसकी मतलब प्रस्तुति कौन किया था? प्रस्तुति मतलब कृष्णा मेनन समिति के मतलब बेटी पे किया गया था सुझाव पर। कृष्णा मेनन समिति। अब बताइए कि सरकारी उपक्रम समिति का कार्य बता सकते हैं क्या इसका कार्य है?
ये है आपको बताइए तो। ऐसे विषयों की जांच करना जो सदन या अध्यक्ष द्वारा निर्दिष्ट किए जाए, और एक और है सरकारी उपक्रमों के प्रतिवेदन और लेखाओं की तथा उन पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदनों की जांच करना। सरकारी जितना उपक्रम है वो सब मान लीजिए क्या खर्चा होता है, लेखा जोखा जो भी है उसका जांच करेगा भाई सरकारी उपक्रम से। जैसे में सेल भेल सभी सरकारी उपक्रम होगा ना। अब देखते हैं कार्य मंत्रणा समिति में कितने सदस्य होते हैं? 15 होता है। हाँ 15 होता है। कार्य मंत्रणा 15। इसमें बता सकते हैं कि अध्यक्ष कौन होगा? कार्य मंत्रणा में लोकसभा लोकसभा का नामित करेगा। नहीं लोकसभा का अध्यक्ष होगा में तो होता है अध्यक्ष। लेकिन अगर राज्य में कार्य मंत्रणा समिति होगा तो उसमें सभापति पदेन जो सभापति होगा उसका होगा। राष्ट्रपति बोल रहे वही सही बोल रहे थे उपराष्ट्रपति या सभापति। तो अब बताइए जो गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्प संबंधी समिति है उसमें कितने सदस्य हैं? इसमें 10 है सर। इसमें भी 15 गो है। नियमन समिति में कितने सदस्य हैं बताइए तो। नियमन समिति में 15 लोकसभा के होते हैं और 16 राज्यसभा। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण समिति जो समिति बनी है उनके कल्याण करने के लिए उसमें कितने सदस्य होते हैं? अच्छा तो बताएगा। इसमें होता है 30 गो, 20 गो लोकसभा से, 10 गो राज्य। अब ग्रंथालय समिति इसमें कितने सदस्य होते हैं? ग्रंथालय मतलब 9 गो, 6 गो 3 गो। हाँ 6 गो 3 लोकसभा वाला से 6 गो। चलिए अब हम लोग पहुंचते हैं पंचायती राज चैप्टर 36 है। लॉर्ड रिपन का 1882 ईस्वी का संकल्प स्थानीय स्वशासन के लिए मैग्ना कार्टा का हैसियत रखता है। रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता, बाबूजी, पापा, फादर जो भी कहना है कर सकते हैं। पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य विकास की प्रक्रिया में जन भागीदारी को सुनिश्चित करना तथा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देना है। पंचायती राज का शुभारंभ सर्वप्रथम भारत में 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा राजस्थान राज्य के नागौर जिले में हुआ था। प्रथम बार इसका गठन कहा हुआ था 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिला। प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। 1959 में तो जवाहरलाल नेहरू थे। 11 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आंध्र प्रदेश राज्य में पंचायती राज प्रारंभ किया। पंचायत को यदि किसी विधि के अधीन पहले ही विघटित नहीं कर दिया जाता है तो उसकी अवधि अपने प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से 5 वर्ष होगी। अनुच्छेद 243 का अंगम है। अब देखते हैं पंचायती राज व्यवस्था में सुधार हेतु गठित समितियां। बलवंत राय मेहता समिति 1957 में इसका गठन किया गया था। अशोक मेहता समिति 1977 में किया गया था। पीके राव समिति 1985। उसके बाद आता है LM सिंधवी समिति, इसका हुआ था 1986 में। 64वां संविधान संशोधन 1989 और 73वां संविधान संशोधन 1993 में आया था। यदि किसी पंचायत को समय से पूर्व विघटित कर दिया जाए तो उसका निर्वाचन 6 महीने के भीतर शेष बचे हुए अवधि के लिए करवाया जाता है। किंतु यदि पंचायत ऐसे समय विघटित किया जाता है जब उसकी अवधि 6 महीने से कम बची है तो शेष अवधि के लिए निर्वाचन करना जरूरी नहीं होता। 6 महीने जब बचल है तो 6 फिर नया चुनाव होगा भाई। अनुच्छेद 343 के 4 के अनुसार पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष है, मतलब गुड्डू जी बन सकते हैं। 73वां संविधान संशोधन देखते हैं। 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज से संबंधित है। इसके द्वारा संविधान के भाग 9 अनुच्छेद 243 क से अड़ तक कुल 16 अनुच्छेद तथा अनुसूची 11 का प्रावधान किया गया। 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज से संबंधित है। इसमें भाग 9 में अनुच्छेद 243 से 9 तक कुल 16 अनुच्छेद तथा अनुसूची 11 का प्रावधान किया गया। वर्ष 1986 में गठित LM सिंधवी समिति की सिफारिश के आधार पर 73वें संविधान संशोधन अधिनियम
1993 के द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। वर्तमान में पंचायती राज व्यवस्था नागालैंड, मेघालय तथा मिजोरम राज्यों को छोड़कर अन्य सभी राज्यों में तथा दिल्ली को छोड़कर अन्य सभी केंद्र शासित राज्यों में लागू है। मतलब वर्तमान में कहाँ नहीं है? नागालैंड, मेघालय, मिजोरम राज्य में, केंद्र शासित में दिल्ली में। अब देखते हैं 73वां संविधान संशोधन के मुख्य बातें कौन कौन सा बात भाई बोला गया था। इसके द्वारा पंचायती राज के त्रिस्तरीय ढांचे का प्रावधान किया गया। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति तथा जिला स्तर पर जिला परिषद के गठन की व्यवस्था की गई। अगला, पंचायती राज संस्थान के प्रत्येक स्तर में 1/3 स्थानों पर महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। बेकार में हम लोग पुरुष हो गए हैं, महिलाएं रहते हर एक जगह भाई आरक्षण मिल रहा है भाई। हाँ, कोई आपका चेंज करा देते क्या गुड्डू है व्यवस्था, चेंज करवा लेंगे भाई। गुड्डू को हाँ, गुड्डू को लाइन मारेंगे। इसका कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया। पंचायत भंग होने पर 6 माह के अंदर निर्वाचन होंगे। राज्य के संचित निधि से इन संस्थाओं को अनुदान देने की व्यवस्था की गई। 73वें संविधान संशोधन के बाद पंचायती राज अधिनियम का निर्माण करने वाला प्रथम राज्य कर्नाटक है। 73वें संविधान संशोधन के बाद पंचायती राज जो अधिनियम लागू किया गया उसका प्रथम राज्य कर्नाटक है। 74वां संविधान संशोधन 74वां संविधान संशोधन नगर पालिका से संबंधित है। इसके द्वारा संविधान के भाग 9 के क अनुच्छेद 243 यानी त से 6 तक 12वीं अनुसूची का प्रावधान किया गया। नगर पालिका को 12वीं अनुसूची में वर्णित कुल 18 विषयों पर विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। अब देखते हैं 74वां संविधान संशोधन के मुख्य बातें। नगर पालिका में महिलाओं के लिए 1/3 भाग स्थान आरक्षित है, इसमें भी 1/3 आरक्षित है। नगर पालिका में अनुसूचित जाति तथा जनजाति के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था की गई है। नगर पालिका में अनुसूचित जाति तथा जनजाति के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था की गई, लेकिन पंचायत में तो ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है, तो उसमें आरक्षण का व्यवस्था नहीं होगा तब है नहीं, और वैसा दो टर्म के बाद आ जाता है। अच्छा, नगर पंचायती राज व्यवस्था प्रत्येक स्तर पर 1/3 स्थान महिलाओं के लिए आरक्षण व्यवस्था की गई है। अनुसूचित को व्याख्या नहीं किया है, इसमें अनुसूचित वाला नहीं दिया है। नगरीय संस्थाओं का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। विघटन की स्थिति में 6 माह के अंदर चुनाव कराना है। नगर पालिका के प्रकार, नगर पंचायत ऐसा ग्रामीण क्षेत्र जो नगर क्षेत्र में परिवर्तित हो रहा हो। एक होता है नगर परिषद छोटे नगर क्षेत्र के लिए, एक होता है नगर निगम बड़े नगर क्षेत्र के लिए। नोट, नगर निगम की स्थापना सर्वप्रथम मद्रास में 29 सितंबर 1688 ईस्वी में की गई। 1687 में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने मद्रास में नगर निगम बनाने की अनुमति दी। अब देखते हैं महत्वपूर्ण शब्दावलियां। शून्यकाल, शून्यकाल किसको कहते हैं? तो संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को शून्यकाल कहा जाता है। प्रश्नकाल के ठीक बाद प्रश्नकाल यह 12 बजे प्रारंभ होता है और 1 बजे तक के लिए चलता है। शून्यकाल का लोकसभा या शून्यकाल का लोकसभा या राज्यसभा की प्रक्रिया तथा संचालन नियम में उल्लेख नहीं है। इसका काल अर्थात 12 बजे से 1 बजे तक के समय को शून्यकाल का नाम समाचार पत्रों द्वारा दिया गया है। मतलब उसका उल्लेख लोकसभा या राज्यसभा में कहीं नहीं है, समाचार अपने से छापने लगा, लोग बोलने लगा। इस काल के दौरान सदस्य अविलंबीय महत्व के मामलों को उठाते हैं तथा उस पर तुरंत कार्रवाई चाहते हैं। तुरंत उठाइए, तुरंत कार्रवाई। वर्तमान में शून्यकाल का 1 बजे से 2 बजे तक चलता है। अभी समय में 1 बजे से 2 बजे, पहले चलता था 12 बजे से 1 बजे तक। अब देखते हैं दूसरा शब्द है सदन की स्थगन। सदन का स्थगन द्वारा सदन के काम काजों को विनिर्दिष्ट समय के लिए स्थगित कर दिया जाता है। यह कुछ घंटे, दिन या सप्ताह का भी हो सकता है, जबकि सत्रवासन द्वारा सत्र को समाप्ति होती है। अब देखते हैं विघटन। विघटन केवल लोकसभा का ही हो सकता है, इससे लोकसभा का अंत हो जाता है। राज्यसभा का काहे नहीं हो सकता है भाई? अस्थायी सदन है, अस्थायी सदन है। अब आता है अनुपूरक प्रश्न। सदन में अनुपूरक प्रश्न, सदन में किसी सदस्य द्वारा अध्यक्ष की अनुमति से किसी विषय जिसके संबंध में उत्तर दिया जा चुका है के स्पष्टीकरण हेतु अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति प्रदान की जाती है।
मतलब पहले ही से उसका उत्तर दे दिया है, लेकिन उसको समझ में नहीं आया है कि भाई क्या हुआ है, तब फिर वो फिर से उत्तर पूछेगा तो उसको अनुपूरक प्रश्न बोलेंगे। अब आता है तारांकित प्रश्न। जिन प्रश्नों का उत्तर सदस्य तुरंत सदन में चाहता है उसे तारांकित प्रश्न कहा जाता है। तारांकित प्रश्न का उत्तर मौखिक दिया है। तो तारांकित प्रश्नों के अनुपूरक प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। इस प्रश्न पर तारा लगाकर अन्य प्रश्नों से इसका भेद किया जाता है। तारांकित प्रश्न पे तारा लगाया जाता है। अतारांकित प्रश्न। जिन प्रश्न का उत्तर सदस्य लिखित चाहता है उसे अतारांकित प्रश्न कहा जाता है। अतारांकित प्रश्न का उत्तर सदन में नहीं दिया जाता है और इन प्रश्नों को अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। अब आता है तारांकित और अतारांकित कितना प्रश्न पूछे जा सकते हैं? आगे आएगा अभी आएगा। स्थगन प्रस्ताव। स्थगन प्रस्ताव पेश करने का मुख्य उद्देश्य किसी अविलंबीय लोक महत्व के मामले को की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना। जब इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाता है तब सदन अविलंबनीय लोक महत्व के निश्चय मामले पर चर्चा करने के लिए सदन का नियमन कार्य रोक देता है। इस प्रस्ताव को पेश करने के लिए न्यूनतम 50 सदस्यों की स्वीकृति आवश्यक है। मतलब स्थगन प्रस्ताव आएगा तो जो भी कार्य चल रहा है उसको रोक दिया जाएगा, इसको उसमें घुसा दिया जाएगा, उसके बाद पूछा जाएगा किया जाता है कि राज्य में इसका कमी है, इस पर विशेष ध्यान दिया जाए। लेकिन इसको पेश करने के लिए न्यूनतम 50 सदस्य जरूरी है। अब देखते हैं अल्प सूचना प्रश्न। जो प्रश्न अविलंबनीय लोक महत्व का हो तथा जिसे साधारण प्रश्न के लिए निर्धारित 10 दिन की अवधि से कम सूचना देकर पूछा जा सकता है उसे अल्प सूचना प्रश्न कहा जा सकता है। मतलब 10 दिन की अवधि में सूचना देकर पूछा जाएगा उसको अल्प सूचना। अब आता है संचित निधि। अनुच्छेद 66 में संचित निधि का प्रावधान है। संचित निधि से धन राज्यों के प्रस्तुत अनुदान मांगों के द्वारा ही व्यय किया जाता है। राज्यों को करों एवं शुल्कों में से उसका अंश देने के बाद जो धन बचता है निधि में डाल दिया जाता है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक आदि का वेतन तथा भत्ते इसे निधि पर भारित होता है। इसे निधि पर भारित, हाँ, मतलब इसी में से निकाल के दे दिया जाता है। आकस्मिक निधि। संविधान के अनुच्छेद 267 के अनुसार भारत सरकार एक आकस्मिक निधि की स्थापना करेगी। इसमें जमा धन राशि का व्यय विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा। मतलब संचित निधि में रहेगा उसके लिए कोई विधि नहीं है, उसको ऐसे ही निकाल के दे दिया जाएगा। लेकिन 267 में कहा गया है कि इसके लिए विधि बनाना पड़ेगा, प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा। संसद की स्वीकृति के बिना इस मत से धन नहीं निकाला जा सकता। विशेष परिस्थितियों में राष्ट्रपति अग्रिम रूप से इस निधि से धन निकाल सकते हैं, सिर्फ राष्ट्रपति निकाल सकते हैं। हम भी राष्ट्रपति बनेंगे, दोनों आदमी वोट दीजिएगा, धन निकाल के देंगे किसी सदन का वोट देंगे। भाई पहले हम वहां तक पहुंचे तब तो हम लोग बाकी रहेंगे, हम सदस्य बना देंगे। आधे घंटे की चर्चा। आधे घंटे की चर्चा क्या होता है? जिन प्रश्नों का उत्तर सदन में दे दिया गया हो उन प्रश्नों से उत्पन्न होने वाले मामलों पर चर्चा लोकसभा में सप्ताह में 3 दिन यथा सोमवार, बुधवार, शुक्रवार को बैठक के अंतिम आधे घंटे में की जाती है, इसीलिए इसको आधा घंटा चर्चा बोला गया है। राज्यसभा में ऐसी चर्चाएं किसी दिन जिसे सभापति नियत करे, समय 5 बजे से 5:30 बजे के बीच की जा सकती है। मतलब ये टाइम जो दिया गया है सिर्फ तो 5 बजे राज्यसभा में, नहीं ये हम नहीं बोल रहे हैं। जैसे लोकसभा के लिए टाइम दिया गया सोमवार, बुधवार, शुक्रवार, लेकिन राज्यसभा के लिए टाइम नहीं है। जिस दिन सभापति बोलेंगे उस दिन शुरू हो जाएगा। 5 बजे से 5:30 के बीच में आधा घंटा की चर्चा करेंगे। ऐसे चर्चा का विषय पर्याप्त लोक महत्व का होना चाहिए तथा विषय हाल ही में किसी तारांकित, अतारांकित या अल्प सूचना प्रश्न रहा हो और इससे उत्तर के लिए तथ्यात्मक मामले का स्पष्टीकरण आवश्यक हो। ऐसी चर्चा को उठाने की सूचना कम से कम 3 दिन पूर्व दी जानी चाहिए। अब देखते हैं अल्पकालीन चर्चाएं। भारत की इस प्रथा की शुरुआत 1953 ईस्वी के बाद हुई। इसमें लोक महत्व के प्रश्न पर सदन का ध्यान आकर्षित किया जाता है। ऐसे चर्चा के लिए स्पष्ट कारणों सहित सदन के महासचिव को सूचना देना आवश्यक होता है। इस सूचना पर 2 अन्य सदस्यों का हस्ताक्षर भी आवश्यक है। मतलब अल्पकालीन चर्चा पर मतलब 2 सदस्य का हस्ताक्षर होना चाहिए। अब अगला है विनियोग विधेयक।
विनियोग विधेयक भारत की संचित निधि पर भारित व्यय की पूर्ति के लिए अपेक्षित धन तथा सरकार के खर्च हेतु अनुदान की मांग शामिल होती है। भारत की संचित निधि में निधि में से कोई धन विनियोग विधेयक के अधीन ही निकाला जा सकता है। अब आता है लेखानुदान। जैसे कि विदित है कि विनियोग विधेयक के पारित के बाद ही भारत की संचित निधि से कोई रकम निकाली जा सकती है, किंतु सरकार को इस विधेयक को पारित होने के लिए पहले भी रुपये की आवश्यकता हो सकती है। अनुच्छेद 116 के क के अंतर्गत लोकसभा लेखानुदान पारित कर सरकार के लिए एक अग्रिम राशि मंजूर कर सकती है, जिसके बारे में बजट विवरण में देना सरकार के लिए संभव नहीं है। मतलब लेखा अनुदान में दे दीजिए, उसका विवरण कीजिए चाहे नहीं कीजिए, विवरण देना, इसमें घपला कर लेगा। घपला कर लेगा। हम भी जाके बताएंगे विधायक जी को, घपला मार दीजिए लेखा अनुदान में। वित्त विधेयक भाई इतना सब जान जाएगा तो और भाई हल्का मचा देगा। ये सब नहीं जानता है। वही ना, उसका सचिव सब रहता है, वही सब बताता होगा घपला मारने वाला। हाँ भाई पढ़ लेगा, अपने से जान जाएगा। तो अब अगला 15 है वित्त विधेयक। संविधान का अनुच्छेद 112 वित्त विधेयक को परिभाषित करता है। जिन वित्तीय प्रस्तावों को सरकार आगामी वर्ष के लिए सदन में प्रस्तुत करती है, उन वित्तीय प्रस्तावों को मिलाकर वित्त विधेयक की रचना होती है। समांतर वित्त विधेयक उस विधेयक को कहते हैं जो राजस्व या व्यय से संबंधित होता है। संसद में प्रस्तुत सभी विधेयक धन विधेयक नहीं हो सकते हैं। वित्त विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसे प्रमाणित करने का अधिकार केवल लोकसभा अध्यक्ष को है। अब आता है अगला धन विधेयक। धन विधेयक क्या होता है? संसद में राजस्व एकत्र करने तथा अन्य प्रकार से धन से संबंध विधेयक को धन विधेयक कहते हैं। संविधान का अनुच्छेद 110 के 1 के उपखंड क से 6 तक में उल्लेखित विषयों से संबंधित विधेयक को धन विधेयक कहा जाता है। धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है। धन विधेयक को राष्ट्रपति पुनः विचार के लिए लौटा नहीं सकता है। मतलब एक बार पारित हो गया तो उसको पारित हो गया। अब आता है अनुपूरक अनुदान। यदि विनियोग विधेयक द्वारा किसी विशेष सेवा पर चालू वर्ष के लिए व्यय किए जाने वाले प्राधिकृत कोई राशि अपर्याप्त पाई जाती है या वर्ष के बजट में उल्लेखित न की गई है और किसी नई सेवा पर खर्च की आवश्यकता उत्पन्न हो जाती हो, तो राष्ट्रपति एक अनुपूरक अनुदान संसद के समक्ष पेश करवाएंगे। अनुपूरक अनुदान और विनियोग विधेयक दोनों के लिए एक ही प्रक्रिया विहित की गई है। मतलब हर एक चीज के लिए भाई व्यवस्था किया गया है धन का, किसी चीज कभी कमी नहीं होना चाहिए। यहाँ गवर्नमेंट डायरेक्ट बोलता है कि इस चीज का कमी हो गया है, भाई सबके लिए अलग अलग व्यवस्था किया गया है। अब अगला पॉइंट है 18 बजट सत्र। यह सत्र फरवरी के दूसरे या तीसरे सप्ताह के सोमवार पर आरंभ होता है। इसे बजट सत्र इसलिए कहते हैं कि इस सत्र में आगामी वित्तीय वर्ष के अनुमानित बजट प्रस्तुत, विचारित और पारित किया जाता है। पॉइंट है 19 सामूहिक उत्तरदायित्व। अनुच्छेद 75 के 3 के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। इसका अभिप्राय यह है कि वह अपने पद पर तब तक बनी रह सकती है जब तक उसे निम्न सदन अर्थात लोकसभा के बहुमत का समर्थन प्राप्त है। लोकसभा का विश्वास खोते ही मंत्रिपरिषद को तुरंत पद त्याग करना होगा। आता है अगला 20 कटौती प्रस्ताव। सत्ता पक्ष द्वारा सदन की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत अनुदान की मांगों में किसी भी प्रकार की कटौती के लिए विपक्ष द्वारा दिए गए प्रस्ताव को कटौती प्रस्ताव कहा जाता है। मतलब मान लीजिए कोई प्रस्ताव पेश किया है तो बोलेगा कि इसमें ज्यादा पैसा लग गया था, तो कटौती प्रस्ताव भाई पेश करता है। सरकार की नीतियों की अस्वीकृति को दर्शाने के लिए विपक्ष द्वारा प्रायः 1 रुपये की कटौती का प्रस्ताव किया जाता है। भाई 1 रुपये का कटौती, जिसका अर्थ यह भी होता है कि प्रस्ताव मांग के मुद्दे का स्पष्ट उल्लेख किया जाए। अगला आता है अगला पॉइंट अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव सदन के विपक्ष दल के किसी सदस्य द्वारा रखा जाता है। प्रस्ताव के पक्ष में कम से कम 50 सदस्यों का होना आवश्यक है तथा प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाने के 10 दिन के अंदर इस पर चर्चा होना आवश्यक है। चर्चा के बाद अध्यक्ष मतदान द्वारा निर्णय की घोषणा करता है। 9:30 के बाद आएंगे। अगला पॉइंट है 22 मूल प्रस्ताव। 9:30 के बाद आएंगे।
मूल प्रस्ताव अपने आप में संपूर्ण प्रस्ताव होता है जो सदन के अनुमोदन के लिए विशेष किया जाता है। मूल प्रस्ताव को इस तरह से बनवाया जाता है कि उसे सदन के फैसले के अभिव्यक्ति हो सके। निम्नलिखित प्रस्ताव मूल प्रस्ताव होते हैं। पहला कौन सा? राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव। इस प्रस्ताव के माध्यम से सदन का कोई सदस्य मंत्रिपरिषद में अपना अविश्वास व्यक्त करता है और यदि यह प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है तो मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना पड़ता है। अगला है लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या राज्यसभा के उपसभापति के निर्वाचन के लिए या हटाने के लिए प्रस्ताव। अगला है विशेषाधिकार प्रस्ताव। यह प्रस्ताव संसद के किसी सदस्य द्वारा पेश किया जाता है जब उसे यह प्रतीत होता है कि मंत्रिपरिषद के किसी सदस्य ने संसद में झूठा तथ्य प्रस्तुत करके सदन के विशेषाधिकार का उल्लंघन किया है। विशेषाधिकार प्रस्ताव, भाई संसद तो इतना झूठ बोलता है भाई, तो रोज विशेषाधिकार प्रस्ताव आएगा। मूल प्रस्ताव का अंतर्गत आता है। मूल प्रस्ताव के अंतर्गत 3 गो आता है। अब देखते हैं 23वां है स्थानापन्न प्रस्ताव। कितना प्रस्ताव है? जो प्रस्ताव मूल प्रस्ताव के स्थान पर और उसके विकल्प के रूप में पेश किए जाते हैं उसे स्थानापन्न प्रस्ताव कहा जाता है। अब अगला है अनुषंगी प्रस्ताव। इस प्रस्ताव को विभिन्न प्रकार के कार्यों की अगली कार्रवाई के लिए नियमित उपाय के रूप में पेश किया जाता है। 25वां है प्रतिस्थापन प्रस्ताव। यह किसी अन्य प्रश्न पर विचार विमर्श के दौरान पेश किया जाता है। कोई सदस्य किसी विधेयक पर विचार करने के प्रस्ताव के संबंध में प्रतिस्थापना प्रस्ताव पेश करता है। अगला है 26 है संशोधन प्रस्ताव। यह प्रस्ताव मूल प्रस्ताव में संशोधन करने के लिए पेश किया जाता है। 27वां है अनियमित दिन वाले प्रस्ताव। अनियमित दिन वाले प्रस्ताव जिस प्रस्ताव को अध्यक्ष द्वारा स्वीकार या अस्वीकार किया जा सकता है लेकिन उस प्रस्ताव पर विचार विमर्श के लिए कोई समय नियत नहीं किया जाता है उसे अनियमित दिन वाला प्रस्ताव कहा जाता है। चलिए 30 तक पढ़ लेते हैं। अगला अध्यादेश। अध्यादेश है 28। राष्ट्रपति या राज्यपाल संसद या विधानमंडल के सत्रवासन की स्थिति में आवश्यक विषयों से संबंधित अध्यादेश का प्रख्यापन करते हैं। अध्यादेश में निहित विधि संसद या विधानमंडल के अगले सत्र की शुरुआत के 6 सप्ताह के बाद प्रवर्तन योग्य नहीं रह जाती यदि संसद अथवा विधानमंडल द्वारा उसका अनुमोदन नहीं कर दिया जाता है। 29वां है निंदा प्रस्ताव। निंदा प्रस्ताव मंत्रिपरिषद अथवा किसी एक मंत्री के विरुद्ध उसकी विफलता पर खेद अथवा रोष व्यक्त करने के लिए किया जाता है। निंदा प्रस्ताव में निंदा के कारणों का उल्लेख करना आवश्यक होता है। निंदा प्रस्ताव नियमानुसार है या नहीं इसका निर्णय अध्यक्ष करता है। अब आगे आता है धन्यवाद प्रस्ताव। राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद संसद की कार्य मंत्रण समिति की सिफारिश पर 3-4 दिनों तक धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होता है। चर्चा प्रस्ताव द्वारा आरंभ होता है तथा उसके बाद प्रस्ताव का समर्थक बोलता है। इस चर्चा में राष्ट्रपति के नाम का उल्लेख नहीं किया जाता है क्योंकि अभिभाषण की विषय वस्तु के लिए सरकार उत्तरदायी होता है। अंत में धन्यवाद प्रस्ताव मतदान के लिए रखा जाता है तथा उसे स्वीकृत किया जाता है। आज के लिए इतना ही। चलिए जो भी प्रश्न इससे बन सकते हैं उसको एक बार पूछ लेते हैं। तो पंचायती राज आ गया। तो स्थानीय स्वशासन के जनक कौन है? रिपन, लॉर्ड रिपन। मतलब इसका संकल्प कब दिए थे? 1882 में मैग्ना कार्टा के रूप में। अब देखते हैं पता है कि पंचायती राज का शुभारंभ स्वतंत्र भारत में मतलब कब किया गया? 2 अक्टूबर 1959 जिला। अच्छा, और दूसरा बार आंध्र प्रदेश में कब? 9 दिन बाद 11 अक्टूबर 1959। अब पंचायती राज व्यवस्था में सुधार हेतु गठित समितियां, तो बताइए कि अशोक मेहता समिति का गठन कब किया गया था? अशोक मेहता समिति 1977 में। अलम सिंधवी समिति 1986। 73वां संविधान संशोधन 1993 हो जाएगा आपको 93। अब बताइए कि अगर पंचायत है उसका मान लीजिए कार्यकाल खत्म होने से पहले विघटन हो जाता है तो कितने दिन के अंदर चुनाव 6 माह के अंदर चुनाव करा लेना। अगर 6 माह बचा है तब तो चुनाव तब कुछ नहीं होगा।
अब पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना है? 21 वर्ष। 21 वर्ष। वोट देने का 18। अब बताइए कि पंचायती राज 73वां संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज मतलब किस भाग में रखा गया है? भाग आपको 9 में अनुच्छेद 247 के क से छोटी नौ तक 16 कुल 16 अनुच्छेद है। 29 विषय है पंचायती राज में। अनुच्छेद कितना में किया गया है? 243। सॉरी अनुसूची हो गया 11 में। नगर पालिका 12 नगर पालिका में 18 विषय है, इसमें 29 पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा कब प्रदान किया गया था और इसका सिफारिश कौन किया था? सिफारिश तो किया था ये 1966 में है। बोलिए तो थोड़ा। 1986 में गठित एमएल सिंधवी समिति के मतलब 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 के द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा वर्तमान में पंचायती राज व्यवस्था कहाँ कहाँ नहीं है? नागालैंड, मिजोरम, दिल्ली। केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली, ठीक है। तो बोले एकाएक बोल दिया, आप कंफ्यूज कर गए। पंचायती राज कितने स्तरीय है? त्रिस्तरीय है। कौन कौन सा है? पंचायत, ब्लॉक, ग्राम पंचायत, ब्लॉक पर पंचायत समिति या जिला पर जिला परिषद। प्रमुख बनता है, चेयरमैन बनता है, मुखिया बनता है। अब पंचायती राज में मतलब कितना % आरक्षण है महिलाओं के लिए? 35%। 35%। पंचायती राज में महिलाओं के लिए आरक्षण कितना है? 1/3। 35%। ये कौन सरकारी नौकरी में बिहार पुलिस बनवा रहा है जो 35% आरक्षण देगा? 73वें संविधान संशोधन पंचायती राज अधिनियम मतलब प्रथम बार इसका कहाँ लगाया गया था जो संशोधन के बाद? कर्नाटक में। 74वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? नगर पालिका। कौन सा सूची में है? 12। और नगर पालिका में कितने विषय हैं? 18। बताइए कि इधर जो रहा है पहले 16 ही था। नगर पालिका में महिलाओं का कितना आरक्षण है? 1/3। नगर पालिका का कार्यकाल 5 वर्ष। छोटे नगर क्षेत्र रहेंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे? नगर परिषद। नगर परिषद को नगर निगम से पहला बार मतलब कौन सा नगर निगम बनाया गया था? चेन्नई में, मद्रास में। कब बनाया गया था? 1982 में। 1988 में। 88 में। अब बताइए कि सदन का स्थगन प्रस्ताव क्या होता है? स्थगन किसी विषय पर ध्यान आकर्षित करना, स्थगन प्रस्ताव वही। पूरा कार्यकाल उससे स्थगित किया जाता है ना? स्थगित का 50 उसमें। हाँ, कुछ समय के लिए उसको स्थगित किया जाता है। कुछ मतलब कुछ घंटे भी हो सकता है, कुछ दिन भी हो सकता है। अब बताइए कि शून्यकाल का समय क्या है? पहले 12 से 1 से 2 प्रश्नकाल के बाद सुनना। ये मतलब इसका शून्यकाल जो शब्द है ये कौन दिया है? ये तो न्यूज रिपोर्टर सब दिया है। अच्छा, समाचार पत्र वाला। शून्य ये कहाँ से शुरू हुआ है? अमेरिका। भारत का देन है शून्यकाल की। अमेरिका शून्यकाल के सांसद जब कहा गया जो यहाँ के समाचार पत्रों के द्वारा दिया गया है तो यही ना करेगा, वहाँ पे कोई दिक्कत ना वही का जो था ना अमेरिका में शून्यकाल का बात है, लेकिन उसी को मतलब यहाँ ये लोग बोलने लगा जब ऐसा प्रश्न बार बार आने लगा ना उसी के जैसा, तो ये लोग समाचार पत्र में शून्यकाल ये लोग अपने से थोड़े कर दिया होगा, कहीं ना कहीं सुना होगा तभी तो दिया होगा। हाँ, दूसरा जगह का फोटो स्थगन प्रस्ताव को मतलब प्रस्तुत करने के लिए इसमें कितने न्यूनतम सदस्यों की सूची? 50। तारांकित प्रश्न क्या होता है? तारांकित मौखिक रूप से या लिखित दोनों? नहीं, तारांकित में मौखिक और तारांकित में लिखित। तारांकित में तुरंत 20 को प्रश्न पूछ सकते। तारा पे लगेगा, इसीलिए उसका भेद अलग किया जाएगा। तुरंत मतलब सदन में इसका उत्तर चाहते हैं, इसलिए तारांकित प्रश्न पूछते हैं।
अनुपूरक प्रश्न के बारे में बता सकते हैं? अनुपूरक प्रश्न होता है, अरे बताइए। इसमें मतलब लोकसभा का जो अध्यक्ष है, सदस्य द्वारा अध्यक्ष की अनुमति के बाद ही अनुपूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अनुपूरक वित्त विधेयक बताइए कौन सा अनुच्छेद में है? वित्त विधेयक वित्त नहीं 112 है। 112। अच्छा। धन विधेयक 110। धन विधेयक 110। अल्पकालीन चर्चाएं कब शुरू की गई थी? अल्पकालीन ये होगा 66 में का 1953 में। 53 में। आकस्मिक निधि संविधान के किस अनुच्छेद में? और संचित निधि? 266। अच्छा 266। आकस्मिक निधि से सिर्फ राष्ट्रपति धन निकाल सकता है। हाँ राष्ट्रपति निकाल सकता है, बिल्कुल सही। अब बताइए आधे घंटे की संशोधन करके संसद द्वारा भी निकाल सकते हैं। हाँ राष्ट्रपति से ही कहा जाएगा संसद में, राष्ट्रपति को अनुमति देगा। माने उसका पूर्ण अधिकार। आकस्मिक निधि समझिए घर में जैसे पापा जी होते हैं ना, तो कुछ रुपए चुरा कर रखते हैं जो कोई नहीं जानता है, वो आकस्मिक निधि। जो सब कोई जानता है वो संचित निधि। अब बताइए कि आधे घंटे की चर्चा लोकसभा में सोमवार बुधवार शुक्रवार राज्यसभा में जब सभापति जिस दिन कह दे उसी दिन 5 से 5:30। अच्छा। लेखा अनुदान क्या होता है? लेखा अनुदान जिसमें राज्य अनुदान देगा, केंद्र अनुदान देगा राज्य को। संचित निधि से कोई रकम निकाली जा सकती है, किंतु सरकार को इस विधेयक को पारित होने के पहले भी रुपये की आवश्यकता होती है। मतलब मान लीजिए लोकसभा गठन हो गया है, उसके पास पैसा नहीं है, तो विनियोग विधेयक पारित करके उससे पैसा निकाल सकता है खर्चा के लिए पहले। अनुपूरक प्रश्न। अभी तो अनुपूरक अनुदान। अनुपूरक अनुदान बोलिए तो बताइए। इसमें होता है यदि विनियोग विधेयक द्वारा किसी विशेष सेवा पर चालू वर्ष के लिए व्यय किए जाने की प्राधिकृत कोई राशि अपर्याप्त पाई जाती है, तब मतलब अनुपूरक अनुदान दिया जाता है। मान लीजिए पैसा किसी चीज के लिए मतलब आवंटित किया गया, वो पैसा घट गया और वो काम पूरा नहीं बनाएगा। हाँ, तो यही अनुपूरक अनुदान उसको दिया जाता है कि लीजिए भाई पैसा इतना लीजिए, अपना काम कीजिए। जैसे मैं महीना के लास्ट में स्टूडेंट सब कर्जा लेता है, अनुपूरक अनुदान। राष्ट्रपति का अनुपूरक अनुदान संसद के समक्ष पेश करवाएगा। अब बजट सत्र बताइए मतलब कब पेश किया जाता है? फरवरी में से दूसरा या तीसरा सप्ताह में। फरवरी में बजट पेश होता है। समान बजट है। लोकसभा मतलब मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व होता है। इस मतलब अनुच्छेद किसमें है? 35% अनुच्छेद 75 है, तो लोकसभा के प्रति हो जाएगा तो 75 में होगा। 75 के 3 तो हो जाएगा। मान लीजिए कि कोई मंत्री मान लीजिए त्याग पत्र दे देता है, तो क्या सभी लोग मतलब मंत्री नहीं देंगे? एक मंत्री से क्या मतलब प्रधानमंत्री देगा तब खरीद हो रहा है। अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया था। हाँ। कटौती प्रस्ताव क्या होता है? धन काटना होता है क्या? जब किसी विषय पर कटौती करना। मान लीजिए कोई धन पे है, तो वही धन माने विषय न होता है, धन के विषय। बताइए तो। मान लीजिए कोई पैसा किसी अनुदान के लिए रखा गया, तो उसमें विपक्ष जो रहेगा बोलेगा कि ये पैसा ज्यादा खर्चा हो रहा है इसमें, तो भाई कटौती प्रस्ताव पारित करेगा और 1 रुपया मतलब नियम कि मतलब इसका मतलब कि हम 1 रुपया है। नहीं मतलब ये अब प्रचलन चल गया है कि हम इसको अस्वीकार करते हैं, आप ज्यादा पैसा लिए हैं तो मान लीजिए वो रखा है जब कटौती प्रस्ताव, तो कुछ न कुछ काटेगा ना, तो मतलब 1 रुपया काट के वो अपना जो नियम है उसको मतलब ऐसे करता है, भाई रकबे किया है तो आधा काट लो, इतना ज्यादा पैसा खर्चा हो रहा है। ये दोनों सब एक दूसरे पर रहता है कि भाई तुम्हारा सरकार आएगा तो तुम भी 1 रुपया काटना, मेरा आएगा तो तुम भी 1 रुपया काटना। अविश्वास प्रस्ताव मतलब कहाँ रखा जा सकता है? लोकसभा में। राष्ट्रपति की जरूरत नहीं है। अब कौन रखता है अविश्वास प्रस्ताव? मतलब विपक्ष। कितना सदस्य मिनिमम होना चाहिए? 50। जो अविश्वास प्रस्ताव है इस पे मतलब कितना दिन में मतलब चर्चा होना चाहिए? 1 सप्ताह।
10 दिन के अंदर इस पर चर्चा होना चाहिए। 10 दिन दिए, हाँ, या अविश्वास प्रस्ताव पर 10 चर्चा में 10 दिन के अंदर। बहुत शब्दावली है इसमें। निंदा प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव हम आपकी निंदा करते हैं, किसी गलत आप गलत चीज बोले होंगे उसके लिए खड़ा होकर कहा जाता है, सभापति कहता है खड़ा होकर हाँ इसका निंदा कीजिए। अभी निंदा प्रस्ताव है, वो निंदा हुआ था। अध्यादेश मतलब राष्ट्रपति कौन सा अनुच्छेद है? अध्यादेश अध्यादेश 123 अध्यादेश राष्ट्रपति 1, 2, 3 और राज्यपाल 2, 1, 3 213। 108 में हो गया आपका संयुक्त अधिवेशन। अध्यादेश। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर कल हम लोग पढ़ेंगे यहाँ से 31 से स्टार्ट करेंगे प्रस्ताव से। संविधान